हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ गणेश राणाकोटी। हमने फिज़िक्स का एक पैकेज बनाया है उन बच्चों के लिए जो 12th में हैं और बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये फर्स्ट चैप्टर का 8th लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने आपको क्विज़ दिया था, क्विज़ 1.7, तो उसी का सोल्यूशन यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है 3 स्फेयर्स ए बी सी ईच हैज सेंटर्स एट 0 0, मतलब 3 स्फेयर हैं जिनका सेंटर ओरिजिन है। ठीक है, तो अब बना लेते हैं। ये ओरिजिन हो गया 0,0। ठीक, और तीन स्फेयर्स हम बना लेते हैं जिनका रेडियस दे रखा है, हैव रेडियस 2 मीटर, 5 मीटर, 8 मीटर। तो एक स्फेयर बना लेते हैं ऐसा। ठीक, दूसरा स्फेयर हो गया और तीसरा स्फेयर हो गया। ठीक है, तो अब ये ए बी सी हो गया, ये बी है और ये सी है। ठीक, इसका रेडियस 2 मीटर, मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 2,0। ठीक है, ये वाला कोऑर्डिनेट 2,0 और ये हो जाएगा इसका रेडियस, बी का रेडियस है 5 मीटर, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5,0। ठीक है, और सी का रेडियस है 8 मीटर, तो ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा 8,0। ठीक है, ये वाला। तो अब ये बोल रहा है कि 3 पॉइंट चार्जेस +2 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम एंड +3 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट 1 मीटर, 0, 6 मीटर, 0, 3 मीटर, 0 एंड 6 मीटर, 0। मतलब 3 चार्जर रखे हैं। एक +2 माइक्रोकूलम कहाँ पे रखा हुआ है, इसको मैं यहाँ बना लेता हूँ, ये 0 0 है। ठीक है, अब ये +2 माइक्रोकूलम कहाँ पे रखा हुआ है, 1,0 ना, तो 1,0 तो यहाँ पर होगा कहीं। ठीक है, तो इसको चार्ज का नाम दे देते हैं Q1। ठीक, और दूसरा चार्ज -5 माइक्रोकूलम, इसको नाम दे देते हैं Q2। ये कहाँ पे रखा है, 3,0। तो 3,0 कहाँ पे पड़ेगा, इन दोनों के बीच में, ये Q2। ठीक है, अब तीसरा चार्ज है +3 माइक्रोकूलम, वो रखा हुआ है 6,0 पे, तो 6,0 यहाँ पे पड़ेगा, तो Q को नाम दे देते हैं Q3। ठीक है, अब हाँ, अब क्या बोल रहा है वो, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच स्फेयर, मतलब तीनों स्फेयर से कितना फ्लक्स पास करेगा वो निकालना है हमको। ठीक है, तो फ्लक्स हमें पता है, हम गॉस लॉ लगा सकते हैं सीधा, क्योंकि ये तीनों स्फेयर क्लोज्ड है। तो हम बोल सकते हैं फ्लक्स थ्रू थ्रू ए वाला जो स्फेयर है उससे कितना फ्लक्स होगा वो हमें पता है, Q/ε0 होता है। और उसके अंदर चार्ज कितना है, ए वाले के अंदर कितना चार्ज है, Q1 है ना, तो Q1/ε0 ये हो गया। Q1 की वैल्यू हमें दे रखी है +2 माइक्रोकूलम, +2 × 10⁻⁶/ε0। ठीक है, ये आ गया, और ε0 की वैल्यू भी डाल देते हैं यहाँ पे, 8.85 × 10⁻12। ठीक, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 2.26 × 10⁵। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये आ गया हमारा फ्लक्स थ्रू ए, पहला स्फेयर। अब दूसरा भी निकाल लेते हैं ऐसे ही सिमिलरली। ये क्या हो जाएगा, दूसरे बी वाले स्फेयर से कितना फ्लक्स पास करेगा, वो भी Q/ε0 होगा, लेकिन Q कितना होगा, चार्ज कितना है उसके अंदर, इसके अंदर कितना चार्ज है, Q1 भी है और Q2 भी है। ठीक है, तो यही तो होता है ना, फ्लक्स क्या होता है, गॉस लॉ क्या बोलता है, Q/ε0 फ्लक्स होगा। जो Q होता है वो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। तो कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है ये बी, ये कर रहा है Q1 और Q2 दोनों, तो इन दोनों का सम। तो हम बोलेंगे Q1 + Q2/ε0। ठीक है, और इसमें रख देंगे, ये दोनों का सम हो जाएगा -2, सॉरी माइनस नहीं है, Q1 तो पॉजिटिव है, +2 × 10⁻⁶
माइनस 5 इंटू 10 की पावर -6, क्योंकि ये Q1 है और ये Q2 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे माइनस साइन के साथ, ठीक है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है और इसमें हम चार्ज रखते हैं साइन के साथ। और ये हो जाएगा 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 3.4 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये आ गया हमारा फ्लक्स थ्रू बी। अब ऐसे ही सी से निकाल लेते हैं फ्लक्स थ्रू सी, क्या हो जाएगा। अब देखो सी के अंदर, सी स्फेयर के अंदर कितना चार्ज है टोटल, Q1 Q2 Q3 तीनों ही है, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे Q1 प्लस Q3 Q2 प्लस Q3, तीनों का सम, टोटल चार्ज ही तो लेते हैं ना उसके अंदर, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे हम, Q1 कितना है प्लस 2 इंटू 10 की पावर -6 माइनस Q2 कितना है, ये माइनस है 5 इंटू 10 की पावर -6, और Q3 कितना है प्लस 3 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। तो ये अपॉन 8.85 इंटू 10 की पावर -12, तो इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे QC, यह आ जाएगा 0। ये 0 आ गया, क्यों, क्योंकि देखो टोटल चार्ज इन द enclosed बाय द सी स्फेयर, टोटल चार्ज 0 है। Q1 Q2 Q3 इन तीनों को ऐड करो, +2 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम +3 माइक्रोकूलम, इन तीनों को ऐड करो तो 0 ही आएगा ना। तो टोटल चार्ज तो सी के अंदर 0 ही हो गया, तो इसीलिए फ्लक्स थ्रू सी 0 है, ठीक है। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं 1.15, क्योंकि हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर के, और 14 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, 1.15 देखते हैं। बोल रहा है कंसिडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि 3 इंटू 10 की पावर 3 आई कैप न्यूटन पर कूलम। ये आई कैप क्या चीज़ है, ये आई कैप डायरेक्शन बता रहा है बस। मान लीजिए कि ये ऐसा है, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया वाई एक्सिस, और इधर मान लो जेड एक्सिस, ठीक है। ऐसे ही दिखाते हैं ना 3D को। तो इसमें बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स डायरेक्शन में लगी हुई है, मतलब इस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो ऐसे हम बना लेंगे, ठीक है। ई बोल देते हैं अभी इसको। आई कैप का मतलब क्या हुआ कि ये एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, और ई की वैल्यू हमें दी हुई है 3 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। मैग्नीट्यूड, ये आई कैप सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए, ठीक है। तो हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। अच्छा ठीक है, तो क्योंकि डायरेक्शन तो हमने दे दी एक्स एक्सिस की तरफ। अब बोल रहा है कि पहला पार्ट है, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड whose plane is parallel to YZ plane। अच्छा, इसका मतलब ये बोल रहा है कि एक आपके पास स्क्वायर है जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर उसकी साइड है स्क्वायर की, और वो है पैरेलल टू YZ प्लेन, मतलब YZ प्लेन है ये इसके पैरेलल। तो इसके पैरेलल हम कैसे बनाएंगे, एक ऐसा प्लेन बना लेते हैं, ये ऐसा बना लेते हैं कुछ। तो ये हो गया हमारा पैरेलल टू YZ प्लेन, और इसकी साइड भी दे रखी है हमको 10 सेंटीमीटर, तो इसको लिख लेंगे 0.1 मीटर, ठीक है। और ये स्क्वायर है पैरेलल टू YZ प्लेन। अब सोचो कि हम फ्लक्स कैसे निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएं, ये लगा लेते हैं, क्योंकि गॉस लॉ तो लगेगा नहीं, क्योंकि ये तो ओपन सरफेस है। तो ओपन सरफेस के लिए हमें पता है फ्लक्स होता है हमारा इंटीग्रेशन ई डॉट ds, ठीक है। और हमने बताया था कि इस इंटीग्रेशन को आप सिंपल ये भी लिख सकते हो, ई डॉट एस, ठीक है, एस मतलब सरफेस एरिया, ठीक है। तो क्यों लिख सकते हो, कब, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट दे रखी है, यूनिफॉर्म है, ठीक है, और इसका एरिया वो भी कांस्टेंट है, और एंगल कितना है। अब देखो इसका एरिया वेक्टर बनाते हैं, एरिया वेक्टर का है
एरिया वेक्टर किधर होगा? एरिया वेक्टर मैं इससे बना लेता हूं, रेड से। एरिया वेक्टर होगा आपका इसी तरफ, एरिया वेक्टर, ठीक है। तो एरिया वेक्टर तो इधर आ गया, इसको एस बना लेते हैं लोग, हमने एस लिया है ना, सरफेस एरिया। तो ठीक है, एस वेक्टर, एरिया वेक्टर भी इसी तरफ होगा, क्योंकि ये प्लेन, ये जो स्क्वायर है ये है वाई जेड के पैरेलल, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो एक्स एक्सिस की तरफ ही आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स एक्सिस की तरफ लगा रखी है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया? 0 डिग्री। तो एंगल भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो सब कुछ कांस्टेंट है, सिंपली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि सारी चीजें कांस्टेंट है, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा ई एस कॉस थीटा, ई एस कॉस 0, क्योंकि थीटा हमारा यहाँ पे 0 है, ठीक है। फॉर दिस प्लेन थीटा इज 0, ऐसे लिख लो रीजन, एक मिनट, चलो इसको थीटा ही रहने देते हैं, ठीक है। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, पहले हम थीटा बता देते हैं। थीटा इक्वल टू 0 है और फ्लक्स हो जाएगा हमारा ई की वैल्यू हमें पता है 3 इंटू 10⁻³ इंटू सरफेस एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड का स्क्वायर, तो 0.1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, इंटू cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ जाएगा हमारा 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। तो फ्लक्स आ गया हमारा। अब दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स अ 60 डिग्री एंगल विद द एक्सिस, ठीक है। मतलब एक सेम स्क्वायर है, लेकिन अब ये पैरेलल नहीं पड़ा हुआ वाई जेड के, मतलब ऐसा नहीं है, थोड़ा उसको घुमा दिया। कैसा घुमाया? ऐसा घुमा दिया, थोड़ा, एक मिनट, थोड़ा ये ऐसा घुमा दिया है, ठीक है, ऐसे घुमा दिया, लो लो ऐसा घुमा दिया है। तो ऐसे थोड़ा सा घुमा दिया और बोल रहा है कि जो इसका नॉर्मल है वो क्या बना रहा है, वो बनाएगा 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस, मतलब ये ऐसा आ रहा है कुछ नॉर्मल इस तरफ, मतलब सरफेस एरिया वेक्टर। अब देखो नॉर्मल जो होगा वो, एरिया वेक्टर भी तो नॉर्मल ही होता है, एरिया वेक्टर इज नॉर्मल टू द सरफेस, और उसने पहले ही बोल दिया कि जो नॉर्मल है वो 60 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस से, और एक्स एक्सिस तरफ कौन सी, एक्स एक्सिस की तरफ तो हमारा क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर नॉर्मल बना रहा है एक्स एक्सिस से 60 डिग्री, तो इसका मतलब ये हुआ कि एरिया वेक्टर भी एक्स एक्सिस से 60 डिग्री बना रहा है, मतलब एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड से 60 डिग्री ही बनाएगा, ठीक है। तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री, ठीक, 60 डिग्री हो गया। तो अब हम दोबारा से फ्लक्स निकाल सकते हैं सेम फॉर्मूला लगा के। बी फ्लक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, ठीक। और इसको हम सिंपली लिख सकते हैं क्योंकि थीटा कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट है, तो सिंपल हम इसको ई डॉट एस लिख सकते हैं, ई एस कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, ठीक है। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई सारी वैल्यू डाल देते हैं, ई मतलब 3 इंटू 10⁻³ इंटू 0.1 का स्क्वायर इंटू cos 60 की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है, तो ये हो जाएगा आपका फ्लक्स 3 इंटू 10⁻³ इंटू 0.1 का स्क्वायर इंटू हाफ, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं 1.16। इसमें बोल रहा है व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.15 थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। अच्छा, तो पिछले एक्सरसाइज से इसने इलेक्ट्रिक फील्ड उठा ली, तो ठीक है, हम भी वही बना लेते हैं। मान लो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही लगा रखी जैसे पिछले क्वेश्चन में लगाई थी, यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म हम देख चुके हैं कैसी होती है,
पैरेलल होती है एक दूसरे के, ठीक है, और वैल्यू कांस्टेंट होती है हर जगह। अब क्या बोल रहा है, एक इसने क्यूब ले लिया जिसकी साइड 20 सेंटीमीटर है और उसको रख दिया फेसेस आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन्स, मतलब ऐसा बना दिया इसने, दूसरे कलर से बना देता हूँ मैं, मान लीजिए कि ऐसा बना दिया कुछ, ठीक है, ये ऐसा कुछ, ये बना दिया, ठीक है। तो एक क्यूब बना दिया इसने ऐसा और बोल दिया कि ऐसा रखा हुआ है, ठीक। तो अब बताना है कि इससे कितना फ्लक्स पास करेगा, नेट फ्लक्स बताना है। अब देखो नेट फ्लक्स हम सीधे भी बता सकते हैं। याद करो हमने जो फ्लक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी वो थी कि इट इज द काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस कितनी पास कर रही हैं कितनी क्रॉस कर रही है किसी एरिया से, ठीक है। तो अगर ये कोई क्लोज्ड, ये तो क्लोज्ड है, क्लोज्ड सरफेस, क्यूब है ना, क्लोज सरफेस हो गया, तो इसके अंदर जितनी लाइंस घुस रही हैं क्या उतनी ही निकल रही हैं, वही हो जाएगा नेट फ्लक्स, जितनी निकल रही हैं माइनस जितनी घुस रही हैं। अब देखो ये यूनिफॉर्म है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे से आ रही होगी ना, कहीं से पीछे से ही तो आ रही होगी, यहां से, ठीक है। तो जितनी घुस रही होंगी उतनी ही निकल रही होंगी, ठीक है। मान लीजिए कि अगर हवा ऐसे हवा चल रही होती, ठीक है, तो हवा यहां से घुसती और यहां से निकल जाती, क्योंकि अब वैसा ही केस है यहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म ना होता तब हम नहीं बोल सकते ये, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर पॉइंट पे सेम है, कहीं भी ले लो तुम, ठीक। तो हम बोल सकते हैं जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से घुस रही हैं एक तरफ से, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूसरी तरफ से निकल जाएंगी, ठीक है। अब ये क्यूब की जगह तुम स्फेयर रख देते, क्यूबॉइड रख देते, सिलेंडर रख देते, कुछ भी रख देते, क्लोज्ड होना चाहिए, उससे नेट फ्लक्स भी जीरो होता। तो हम एक तो ऐसे बोल सकते हैं फ्लक्स इक्वल टू, एक मिनट, नेट, अब क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट का पता नहीं ना, क्यू तो पता ही नहीं हमको, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through the surface, through the cube, ठीक है। तो जितनी अंदर घुस रही हैं उतनी ही बाहर निकल रही हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर ऑफ, ऐसे लिख लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस entering and leaving the surface, leaving the cube, is same। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस घुस रहा है इसमें, ठीक है, उतना ही लीव कर रहा है, तो इसीलिए फ्लक्स हो जाएगा हमारा जीरो, ठीक है। आप इस बात को याद रखिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी क्लोज सरफेस को रखते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 1.17 देखते हैं। केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ ब्लैक बॉक्स इंडिकेट्स दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। ये कह रहा है कि एक कोई ब्लैक बॉक्स है, ठीक है, उसमें से फ्लक्स बाहर निकल रहा है, ठीक है, उस सरफेस से, उस ब्लैक बॉक्स से फ्लक्स बाहर निकल रहा है, नेट फ्लक्स बाहर निकल रहा है, कितना, 8 × 10⁻³, मतलब एक बॉक्स बना लेते हैं हम
ऐसा कोई होगा बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, उसमें से फ्लक्स बाहर निकल रहा है, तो हमें दिया हुआ है, ए पार्ट कर लेते हैं पहले। फ्लक्स दे रखा है, तो पूछ रहा है पहले पार्ट में व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। तो ये तो सिंपल हो गया, फ्लक्स दिया हुआ है इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगा लेंगे फॉर्मूला। फ्लक्स दिया हुआ है तो नेट चार्ज निकल जाएगा कि कितना चार्ज है उसके अंदर, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डाल के हम चार्ज निकाल लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट। 5 की वैल्यू दी हुई है 8 इंटू 10⁻³ इंटू एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, तो ये Q आ जाएगा हमारा 7 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। ठीक है, दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं, बी पार्ट। इसमें बोल रहा है इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर जीरो। अगर ये फ्लक्स जीरो होता, कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्जेस इनसाइड द बॉक्स। अगर फ्लक्स जीरो है, फ्लक्स जीरो बोल दिया उसने, तो उसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज जीरो हो गया। ठीक है, ये नेट चार्ज है, ये नेट चार्ज Q विल बी जीरो। तो Q क्या चीज है, Q इज द टोटल चार्ज। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं हो सकता, हो सकता है, होगा ना। इस केस में फ्लक्स जीरो है तो टोटल चार्ज जीरो है। टोटल चार्ज का मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि पॉजिटिव हो कोई चार्ज और नेगेटिव भी हो और दोनों बराबर हो, तो टोटल चार्ज तो जीरो हो गया ना। ठीक है, तो चार्ज तो हो सकता है, लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज विल बी इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज will be equal to नेगेटिव चार्ज। ठीक है, या तो चार्ज होगा ही नहीं तब फ्लक्स जीरो हो जाएगा, और चार्ज, और अगर फ्लक्स एक तो जीरो तब हो सकता है जब चार्ज ना हो, और जीरो एक तभी भी हो सकता है जब पॉजिटिव चार्ज हो नेगेटिव चार्ज और दोनों बराबर हो। ठीक है, तो टोटल चार्ज जीरो हो, तो इस केस में फ्लक्स जीरो हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि जैसे इसने बोला कि could you conclude that there were no charges inside the box, why or why not। तो चार्ज तो हो सकता है लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, 1.18 करते हैं। कह रहा है अ पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम इज अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। मतलब एक स्क्वायर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर उसकी साइड है, और उसके सेंटर के डायरेक्टली ऊपर 5 सेंटीमीटर पे, सेंटर से 5 सेंटीमीटर पे एक चार्ज रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम का। ठीक है, तो अब जैसे फिगर में दिया हुआ है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। इस स्क्वायर से कितना फ्लक्स पास करेगा। ठीक है, और उसने हिंट भी दे रखी है, थिंक ऑफ द स्क्वायर एज वन ऑफ द फेस ऑफ क्यूब। तो याद है हमने एक क्वेश्चन किया था, क्विज में था कि हेमिस्फेयर से निकालना था फ्लक्स। तो हमने क्या किया था, हेमिस्फेयर को पूरा स्फेयर बना लिया था। ठीक है, जिससे कि हम गॉस लॉ लगा सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम एक स्क्वायर फेस दे रखा है, तो सोचो इस स्क्वायर फेस से हम क्या बना सकते हैं, ऐसा कुछ क्लोज सरफेस स्क्वायर फेस जिसमें आता हो, तो वो क्या है, क्यूब। क्यूब बना सकते हैं। ठीक है, इसीलिए उसने हिंट दे रखा है, वैसे हिंट देने की जरूरत नहीं है, आपको सोच लेना चाहिए। तो इससे भी हम क्या बना लेंगे, क्यूब बना लेंगे, क्योंकि हमें पता है क्यूब का एक फेस होता है स्क्वायर। ठीक है, तो क्यूब बना लेंगे लोग, और ये लो, ऐसा हो गया। ये हम ये हम्म, तो ये हमने बना लिया क्यूब। ठीक है,
अब ये क्या है, ये तो 5 सेंटीमीटर रखा है ना, और टोटल हाइट ये भी कितना है, ये साइड भी कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्ज पड़ा हुआ है ये बिल्कुल क्यूब के सेंटर पे पड़ा हुआ है, बिल्कुल बीच में, नीचे से आधा, ऊपर से भी 5 सेंटीमीटर तो होगा ये, ठीक है, तो बिल्कुल क्यूब के सेंटर पे पड़ा गया। तो अब हम बोल सकते हैं कि जो फ्लक्स है, पहले बोलेंगे फ्लक्स, एक मिनट, फ्लक्स थ्रू द क्यूब क्या होगा, पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स निकलेगा, वो तो होता है, अब ये क्लोज सरफेस हो गया ना क्यूब, तो ये होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और क्यू कितना है, इस क्यूब के अंदर एक ही चार्ज है 10 माइक्रोकूलम, सो 10 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी इसकी वैल्यू ऐसी रहने देते हैं, बाद में डालेंगे। तो क्यूब से फ्लक्स कितना निकल रहा है, इतना निकल रहा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। अब हमें बताना है कि एक साइड से ये जो फेस है इससे कितना फ्लक्स निकल रहा होगा। अब देखो, इमेजिन करो कि यहाँ पे बल्ब रखा हुआ है सेंटर पे, ठीक है, जहाँ पे चार्ज रखा हुआ था, यहाँ पे बल्ब एज्यूम करो। तो बल्ब जब ऑन करोगे आप, तो क्या हर दीवार पे, ये एक दीवार होगी ना, इसको रूम समझ लो, एक क्यूब को एक कमरा समझ लो, ठीक है, और सेंटर पे एक बल्ब लगा दो। तो बल्ब से जब रोशनी निकलेगी तो क्या हर फेस पे बराबर पड़ेगी, हाँ, क्योंकि वो सिमेट्रिक है ना, सेंटर पे पड़ा हुआ है, हर हर वॉल पे बराबर, हर दीवार पे बराबर रोशनी गिरेगी। तो इससे हम बोल सकते हैं कि जो हर फेस से जो फ्लक्स निकलेगा वो बराबर होगा। तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि अगर ऐसे लिख सकते हैं, इस पूरे क्यूब का जो फ्लक्स है ना, इसको लिख सकते हैं 6 इंटू फ्लक्स थ्रू वन फेस बोल सकते हैं ना, क्योंकि हर फेस से बराबर ही तो है फ्लक्स। तो एक फेस से जो फ्लक्स निकल रहा है इंटू 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 फेसेस हैं, ठीक है। तो 6, इस पूरे क्यूब का जो फ्लक्स है वो ऐसे लिख सकते हैं, फ्लक्स थ्रू वन फेस इंटू 6 हो गया, क्योंकि सारे फेसेस से बराबर फ्लक्स निकलेगा, और ये हो जाएगा क्यू अपॉन ये 10 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो फ्लक्स थ्रू वन फेस कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू हम डाल देंगे, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 6 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है। और इसको कैलकुलेट कर लेंगे, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.88 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फ्लक्स थ्रू वन फेस। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं 1.19, इसमें बोल रहा है अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ अ क्यूबिक गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर ऑन एज, ठीक है। मतलब बोल रहा है कि एक क्यूब है, ठीक है, और उस क्यूब के सेंटर पे रखा हुआ है, यहां पे कहीं सेंटर पे रखा होगा ये चार्ज 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो अब बताना है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, ठीक है। ये तो काफी इजी है, इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है। तो फ्लक्स क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्लोज सरफेस है तो हम गॉस लॉ लगा सकते हैं, और क्यू हमें पता है कितना है इस सरफेस के अंदर, 2 माइक्रोकूलम। तो 2 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 की पावर -12। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करके आ जाएगी हमारी 2.26 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 1.20 करते हैं। कह रहा है एक पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स -1 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम
टू पास थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस सेंटर्ड ऑन द चार्ज। मतलब एक स्फेयर, ठीक है, जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, 0.1 मीटर इसका रेडियस है, और उससे फ्लक्स इतना निकल रहा है माइनस में, ठीक है। तो कुछ तो चार्ज होगा यहाँ पे, वो क्यू ले लेते हैं हम, ठीक, ऐसा बोला उसने, पॉइंट चार्ज रखा हुआ है सेंटर पे। अब वो कह रहा है, पहला पार्ट है, इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वर डबल्ड, अगर इसका रेडियस हम डबल कर दें तो हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू दैट सरफेस। तो अगर हम डबल कर दें, सपोज ऐसा कुछ कर दें हम, ये, ठीक है, इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, पुराना वाला स्फेयर हो गया, छोटा वाला स्फेयर को ए ले लिया, बड़े वाले को बी ले लिया, तो इसका रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, डबल कर दिया ना हमने रेडियस, तो 20 का मतलब 0.2 मीटर हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं, दोनों से फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो हमें एक्चुअली बी वाले से निकालना है, जब डबल कर दिया तो फ्लक्स थ्रू बी निकालना है, तो फ्लक्स थ्रू बी कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्लोज सरफेस पे गॉस लॉ तो हम लगा ही सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, क्यू तो पता नहीं है, एप्सिलॉन नॉट अभी रहने देते हैं। अच्छा, ये देख लेते हैं ए से कितना फ्लक्स है, ए वाले से कितना फ्लक्स पास करेगा, फाई ए क्या हो जाएगा, ये भी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। देखो, क्योंकि स्फेयर ए के अंदर भी तो उतना ही चार्ज है क्यू, और बी के अंदर भी उतना ही चार्ज है, तो दोनों का फ्लक्स बराबर हो जाएगा। और हमें ए स्फेयर से पास करता हुआ फ्लक्स दे रखा है कितना, -1 × 10⁻3, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इतना ही फ्लक्स बी से पास करेगा, क्योंकि सेम ही हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सब कुछ सेम है, तो -1। तो रेडियस हमने देख लिया कि रेडियस से न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, तो रेडियस बढ़ाने घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जितना चार्ज है उसके अंदर वो सेम रहना चाहिए, अगर फ्लक्स सेम रखना है तो, ठीक है। तो ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये तो हो जाएगा ना, इसी को यूज करके हम चार्ज निकाल लेंगे। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया हमारा -1 × 10⁻3, ठीक है। अब क्यू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इधर ले जाके इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -1 × 10⁻3 इंटू 8.85 इंटू 10⁻−12, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -8.85 इंटू 10⁻−9 कूलम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 1.21 करते हैं। कह रहा है, अ कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज एन अननोन चार्ज, ठीक है, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेयर is 1.5 × 10⁻3 न्यूटन पर कूलम and points radially inwards, what is the net charge on the sphere। तो यहाँ पे हम स्फेयर बना लेते हैं, ठीक है, इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, ठीक। और ये कंडक्टिंग स्फेयर है, कंडक्टिंग स्फेयर का मतलब जो चार्ज होगा सारा भार के सरफेस पे होगा। हम पढ़ चुके हैं कि कंडक्टर में कोई भी चार्ज आप देते हो तो वो बाहर पहुंच जाता है, मतलब एक्सटर्नल सरफेस पे पहुंच जाता है, ठीक है। तो और क्या बोल रहे हो, वो बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, मतलब यहां से एक पॉइंट ले लो ये, तो यहां से 20 सेंटीमीटर पे मतलब 0.2 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, कितनी, ई की वैल्यू है 1.5 × 10⁻3, ठीक है, न्यूटन पर कूलम हो गया। और वो बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, किस तरफ है, अंदर की तरफ है, रेडियली इनवर्ड मतलब सेंटर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डायरेक्शन तो अंदर की तरफ हो गई। इसका मतलब इस स्फेयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज हुआ होगा, नेगेटिव चार्ज फैला होगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड
अंदर है। अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होती, लेकिन अभी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है ये अंदर की तरफ है। इसका मतलब इस पे ये नेगेटिव चार्ज फैला होगा। ठीक है, अब वो कितना फैला होगा अभी निकाल लेंगे वो भी। ठीक, तो मान लेते हैं क्यू चार्ज है इसके ऊपर फैला हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, और हम पढ़ चुके हैं ये एक्चुअली देखो ये जो चार्ज फैला हुआ है ये किस फॉर्म में फैला हुआ है, कैसे फैला हुआ है, एक स्फेरिकल शेल की फॉर्म में। ठीक है, अंदर के मटेरियल से तो कोई लेना देना है नहीं, तो ये एक शेल की तरह फैला हुआ है चार्ज। ठीक है, और हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये पढ़ चुके हैं ना हम। तो हम इसमें वैल्यू डाल देंगे सारी, और हमें निकालना है व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। तो चार्ज निकल जाएगा क्यू, तो डाल लेते हैं 1.5 इंटू 10 की पावर 3 इक्वल टू के की वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9, और क्यू निकालना है हमको। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नेगेटिव साइन नहीं रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी डायरेक्शन तो हमने दे दी अंदर की तरफ, तो बचता क्या, ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। ठीक है, तो आर की वैल्यू कितनी है 0.2, तो ये यहाँ से सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस है 0.2 मीटर, तो वो ले लेंगे 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमारी Q की वैल्यू आ जाएगी 6.67 इंटू 10 की पावर -9 कूलम। अब हम इसमें नेगेटिव लगा देंगे क्योंकि हमें पता है कि ये चार्ज नेगेटिव है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की तरफ है। ठीक, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 1.22 देखते हैं। बोल रहा है कि अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। मतलब एक बोल रहा है कंडक्टर, एक कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, उसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है। तो चार्ज फैला हुआ है तो सबसे तो कंडक्टर है, तो ये तो एक्सटर्नल सरफेस पे फैला होगा सारा चार्ज। ठीक है, आउटर सरफेस पे, अंदर तो कुछ होगा नहीं, ये हम पढ़ चुके हैं। अब बोल रहा है अच्छा सिग्मा भी दे रखा है उसका, कि ये जो चार्ज फैला हुआ है सरफेस के ऊपर उसका सिग्मा दे रखा है 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसका रेडियस दिया हुआ है 2.4 मीटर। ठीक, तो अब क्या पूछ रहे हो, पहला पार्ट है ये हो गया, पूछ रहा है फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। तो चार्ज ऑन द स्फीयर निकालना है कितना होगा, तो हमें पता है सिग्मा क्या होता है, ये होता है चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। ठीक है, एरिया हो जाता है। तो यहां पे हमें एरिया तो पता है, स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है 4πr², तो सिग्मा हो जाएगा आपका चार्ज जो है, हम मान लेते हैं इसके ऊपर क्यू चार्ज फैला हुआ है। ठीक है, सिग्मा पॉजिटिव दे रखा है तो चार्ज भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्यू हो गया हाँ, तो क्यू अपॉन 4πr², आर की वैल्यू भी दी हुई है, रेडियस 2.4 है। ठीक है, तो यहां से हम क्या बोल देंगे, यहां से निकल जाएगा हमारा क्यू, तो क्यू आ जाएगा सिग्मा इंटू 4πr², तो क्यू आ जाएगा आपका, तो इसमें हम वैल्यू डाल देंगे इन सब की। तो सिग्मा की वैल्यू है 80 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 4 इंटू पाई इंटू आर है हमारा 2.4 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा चार्ज आ जाएगा, ये यहाँ पे एक्चुअली हमको 2.5 मीटर डायमीटर दे रखा है, तो हमारा रेडियस हो जाएगा 1.2, इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमको यहाँ पे रेडियस लिखना पड़ेगा, 2.5 मीटर 2.4 मीटर डायमीटर दे रखा है। ठीक है, डायमीटर का आधा होता है ना रेडियस, तो ये हो जाएगा 1.2। ठीक है, तो रेडियस हो गया 1.2, तो यहाँ पे भी आपको 1.2 डालना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारी चार्ज की वैल्यू आ जाएगी 1.45 इंटू 10 की पावर -3 कूलम। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट कर लेते हैं। दूसरा पार्ट बोल रहा है कि व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर।
ठीक है। तो फ्लक्स क्या होता है, अब ये स्फीयर तो क्लोज सरफेस है तो हम गॉस लॉ लगा सकते हैं। तो फ्लक्स हो जाता है चार्ज अपॉन, ये चार्ज कैपिटल क्यू, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, टोटल चार्ज इनसाइड द स्फीयर। ये चार्ज मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव बाहर बना रखा है, लेकिन बाहर नहीं है, वो एक्चुअली सरफेस के जस्ट अंदर है, ठीक है। हाँ, तो इस दिखाने का ये तरीका होता है, ये चार्ज बाहर नहीं है अंदर ही है। तो अंदर कितना चार्ज हो गया, ये क्यू सारा चार्ज जो है वो इस स्फीयर के अंदर है ना, ये जस्ट अंदर होता है, ठीक है, कंडक्टर के जस्ट आउट, जो एक्सटर्नल सरफेस है उसके जस्ट अंदर, ठीक। तो ये क्यू कितना हो गया, ये हमारा निकल गया 1.45 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डाल दो 8.85 इंटू 10 की पावर -12। तो हमारी फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी 1.64 इंटू 10 की पावर 8, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, 1.23 करते हैं। इसमें बोल रहा है कि एन इन्फानाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड 9 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। मतलब एक इन्फानाइट लाइन चार्ज है, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। एक लंबी सी लाइन है जिसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है और उससे 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, मतलब 0.02 मीटर के डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, ठीक है। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड 9 × 10 की पावर 4। तो हम इस पे मान लेते हैं, अच्छा ठीक है, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फानाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। तो इसका होता है लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन टू दैट पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैलकुलेटेड। तो हमें सब कुछ दे रखा है, हमको निकालना है लेमडा, यही है ना, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, लेमडा निकालना है। तो निकाल लेते हैं, वैल्यू डाल लेते हैं। तो लेमडा आ जाएगा आपका E इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो सबकी वैल्यू डाल देंगे। E कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 होती है ना, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 की पावर -12 और ये डिस्टेंस कितना है 0.02, ठीक है। तो ये लेमडा आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करके 10 की पावर -5 कूलम, ठीक है, पर मीटर। तो ये हमारा लेमडा आ गया, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन, ठीक। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, मैग्नीट्यूड दे रखा है, लेकिन डायरेक्शन नहीं बताया कि दूर है कि पास, मतलब अवे फ्रॉम द लाइन है कि टूवर्ड्स द लाइन है। अगर ये ऐसे दिया होता कि अवे फ्रॉम रेडियली आउटवर्ड्स दिया होता तो हम बोल देते कि ये चार्ज पॉजिटिव होगा जो भी इसके ऊपर फैला होगा, और अगर इनवर्ड्स रेडियली इनवर्ड्स दिया होता अंदर की तरफ तो ये अपने आप ही नेगेटिव हो जाता। तो अभी हमें पता नहीं है कि किस तरफ है, तो हम मान लेते हैं कि बाहर की तरफ होगा, ठीक है, इसीलिए लेमडा पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब आगे चलते हैं 1.24। इसमें बोल रहा है 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। ऐसे बोल रहा है कि 2 मेटल प्लेट्स हैं, बना लेते हैं चलो। ये बोल रहा है कि बहुत बड़ी हैं, ठीक है, लार्ज, लार्ज बोल दिया इसने, ऐसे बना लेते हैं। और बोल रहा है कि बहुत आपस में क्लोज रखी गई हैं और पैरेलल है, ठीक है। अब बोल रहा है ऑन देयर इनर फेसेस द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ऑपोजिट साइंस एंड ऑफ मैग्नीट्यूड 17 इंटू 10 की पावर -22। मतलब बोल रहा है कि इसको हम, ये तो हमने 3D में बनाया, इसको थोड़ा ऐसा बना लेते हैं। मान लो कि 2 प्लेट ऐसे रखी हुई हैं, ठीक है, पैरेलल नहीं है, ठीक, और इनके अंदर वाले सरफेस पे चार्ज फैला हुआ है। बोल रहा है चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इस पे सिग्मा है तो इस पे -सिग्मा, ऐसा बोल रखा है इसने,
ठीक है, बोला है ना उसने, सरफेस डेंसिटी जो है वो ऑपोजिट साइन है और मैग्नीट्यूड इतना है। मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है लेकिन साइन ऑपोजिट है। तो इस पे हम सिग्मा ले लेते हैं और इस पे माइनस सिग्मा अंदर वाले पे, मतलब इस पे ऐसा फैला होगा, अंदर ही फैला होगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव ऐसे फैला होगा। ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव फैला होगा अंदर, अंदर वाले फेस पे। ठीक है, ये हो गया। अब क्या बोल रहे हो, अच्छा सिग्मा की वैल्यू भी दे रखी है 17 इंटू 10⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक, अब पूछ रहा है व्हाट इज ई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट। अच्छा फर्स्ट प्लेट ये है और इसका आउटर रीजन मतलब ये वाला हो गया। तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं चलो ए। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। पहले पहला पार्ट ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। तो देखो ये जो चार्ज फैला हुआ है ये तो एक शीट की तरह फैला हुआ है, जैसे शीट में फैला होता है प्लेट पे, ऐसे ही तो फैला हुआ है। ये पॉजिटिव 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 ऐसे फैला है। ठीक है, ये ऐसे इसको लाइन मत समझो, ये लाइन नहीं है, ये एक शीट है। ठीक है, इसको हम साइड से देखेंगे ना तब हमको लाइन जैसा दिखेगा। तो यहाँ पे भी मैं दिखा देता हूँ आपको, ये पॉजिटिव पॉजिटिव ऐसे फैला होगा और इस पे अंदर की तरफ इस तरफ नेगेटिव नेगेटिव फैला होगा, दिख नहीं रहा यहाँ से। ठीक है, हाँ, तो अब तो इन दोनों को हमने साइड से देख के ऐसे सिंपल वे में बना लिया ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, एक्चुअली दोनों शीट सही है। ठीक, अब ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब ये बहुत बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं तो इनको हम मान सकते हैं ये इनफाइनाइट प्लेट्स है। ठीक है, तो अब ये इस शीट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, ये होगी इस तरफ। हमने पढ़ा है कि इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, पॉजिटिव होता है तो अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, नेगेटिव होता है तो टुवर्ड्स द चार्ज होती है। ठीक है, और इसको ले लेते हैं E1। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से सेम पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द चार्ज। इसको ले लेते हैं E2। ठीक है, तो ए पॉइंट पे निकालने के लिए ये दोनों ऑपोजिट हैं तो E1 E2 देख लेते हैं कितना है। फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये कितना हो गया, इसको अभी ऐसे रहने देते हैं, बाद में इसकी वैल्यू पुट करेंगे। E2 देख लेते हैं, E2 कितना होगा, E2 भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम डायरेक्शन दे चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे ये वेक्टर क्वांटिटी है ना तो इसकी डायरेक्शन हमने दे दी। तो इसमें हम ये मैग्नीट्यूड निकाल रहे तो मैग्नीट्यूड में माइनस नहीं रखा जाता। ठीक है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी हम डायरेक्शन दे चुके हैं। अब देखो E1 लग रहा है इस तरफ लेफ्ट की तरफ, E2 लग रहा है राइट की तरफ, तो ये दोनों और बराबर भी हैं। ठीक है, फॉर्मूला हम जानते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों बराबर आ गया और ऑपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ए पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो E क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2, ये तो 0 आ गया, ये तो बराबर है। ठीक है, दूसरा पार्ट देखते हैं, दूसरा पार्ट में क्या बोल रहा है, इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेट। अच्छा सेकंड प्लेट ये है, इसके आउटर रीजन पे ये ले लेते हैं, चलो बी पॉइंट है। ठीक है, सिमिलरली जैसे हमने ये किया है फर्स्ट पार्ट में वैसे ही सेकंड पार्ट में हो जाएगा। बी पे कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ये वाला पॉजिटिव वाला जो शीट है इसकी वजह से किधर होगी, इधर होगी, उसको ले लेते हैं हम E1। ठीक है, E1 ले लेते हैं, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे किधर होगी, इसको ले लेते हैं E2। ठीक है, और वो नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन में होगी, की तरफ होगी। ठीक है, डायरेक्शन तो पता है ना, पॉजिटिव चार्ज से दूर और नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो यहाँ पे सेम E1 E2 फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला तो अभी भी वही है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और E2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, अब ये दोनों देखो, ये दोनों अगेन बराबर आ गए और ये ऑपोजिट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बी पे कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी E1 माइनस E2 और ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ गई। ठीक, सी पार्ट भी देख लेते हैं, बिटवीन द प्लेट्स। तो बिटवीन मतलब यहाँ पे ले लेते हैं एक पॉइंट सी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो पॉजिटिव चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे किधर होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, इधर, इसको ले लेते हैं E1। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से किधर होगी, वो भी इधर ही होगी।
इसी तरफ होगी नेगेटिव चार्ज की तरफ, उसको ले लेते हैं E2। तो अब देखो E1 और E2 तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो C, तो E1 क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, हमने पढ़ा है, यही रहता है, डिस्टेंस वगैरह पे डिपेंड करता नहीं है, कहीं है नहीं, दोनों चीजें कांस्टेंट है। तो E2 क्या हो जाएगा, ये भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट। और फिर हमारा C पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी नेट, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, E1 प्लस E2 हो जाएगा। और इसको हम बोलेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब इसकी वैल्यू डालेंगे, EC कितना आ जाएगा, EC आ जाएगा आपका, सिग्मा की वैल्यू कितनी है 17 इंटू 10 की पावर -22, ठीक है, डिवाइडेड बाय 8.85 इंटू 10 की पावर -12। तो ये हमारा EC आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट C 1.9 न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इससे हमें पता चलता है कि अगर ऐसी शीट्स हैं कि एक पे पॉजिटिव और दूसरे पे नेगेटिव, ठीक है, और सिग्मा दोनों का सेम है, बस ऑपोजिट है, तो जो बाहर का रीजन होता है, दोनों प्लेट्स के बाहर का रीजन, उसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, बस बीच में ही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। और कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आएगी, ये आएगी पॉजिटिव से नेगेटिव। ये तो हमें पता ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव ही जाती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगी प्लेट्स के बीच में वो कांस्टेंट है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट ही है, सिग्मा कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी आएगी हमारी कांस्टेंट ही आएगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये लेक्चर यहाँ पे हो गया ख़त्म। और क्विज 1.8 है आपके लिए, आप इसे ट्राई कीजिए और इसका सॉल्यूशन हम देंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे इसी चैप्टर से, ठीक है।